हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का द्वितीय गति नियम। इसके पहले वाले वीडियो में आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ बताए थे, इस वीडियो में आपको न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बताएंगे। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ के स्टार्ट होने से पहले आपको एक बात की जानकारी दे देना अति आवश्यक समझते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ में बहुत लोग न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें मोमेंटम के बारे में जानकारी होती ही नहीं। तो सबसे पहले हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंटम एक्चुअली में होता क्या है। तो मोमेंटम की जानकारी लेने के बाद हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को हम लोग समझेंगे। और ये जो आपका वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ बिना स्किप किए हमारे वीडियो को जरूर देखें। और ये वीडियो इसके साथ ही साथ आपको हमारे चैनल पे क्लास 12 का भी फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो जिस क्लास 12 से रिलेटेड जिस टॉपिक में भी डाउट हो, प्लीज़ उस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके हमें कमेंट करिए। तो आपका उसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्द से जल्द ही देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारा वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके पहले हम लोग जानेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के पहले मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, तो मोमेंटम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्चुअली में संवेग। सबसे पहले हम लोग संवेग पढ़ेंगे। संवेग, कितने लोग मोमेंटम को न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें संवेग क्या होता है उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो पहले हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंटम होता क्या है, संवेग होता क्या है ना, संवेग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संवेग। देखिए ध्यान से, संवेग होता क्या है। संवेग कहने का मतलब आपको एक एग्जांपल देते हैं कि एक टेनिस बॉल लेते हैं। ठीक है, टेनिस बॉल से किसी को हम मारे तो उसको कितना चोट लगेगा, उसको कितना मतलब चोट महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। इससे आप देख सकते हैं कि उसको जो दर्द महसूस होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा। वहीं जब हम एक अलग जो क्रिकेट बॉल होता है बहुत भारी सा होता है, हैवी होता है, उससे हम किसी को मारेंगे और उसका वेग भी आधा कर देंगे। यानी टेनिस बॉल को हम अधिक वेग से भी फेंकें और दूसरी बात है कि उसको हम अधिक वेग से फेंकने के बाद भी उसको चोट नहीं लगा, लेकिन वही हम क्रिकेट बॉल को क्या करेंगे, उससे आधे वेग से किसी को मारेंगे तो उससे चोट अनुभव होगा। ठीक है ना, वहीं आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने ये क्या है, चोट लगने की जो बात हुई उसमें हमारा जो क्रिकेट का जो बॉल था उसका मास जो था प्लस यानी हाई था किसकी अपेक्षा, टेनिस बॉल की अपेक्षा जो टेनिस बॉल का जो द्रव्यमान था, टेनिस बॉल का जो मास था वो क्या था, इसकी अपेक्षा कम था। तो कम होने के कारण उसके वेग को तो हमने बढ़ा दिया लेकिन उसका मास नहीं था। मास ना होने के कारण वो जो जिसको हमने मारा उसको कम चोट महसूस हुआ। उसी प्रकार हमने देखा जब क्रिकेट बॉल को वो हेवी था लेकिन उसका वेग भी मैंने क्या कर दिया, वो टेनिस बॉल से आधा कर दिया, लेकिन फिर भी उससे चोट का अनुभव हुआ। तो यहाँ से हमने देखा क्या, मास और वेग। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से मैं एक ट्रक को आप लोग जानते ही होंगे। ट्रक जो है, एक ट्रक है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेग से रफ्तार है, 5 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिशील है। वो ट्रक किसी व्यक्ति, खुदा ना खास्ते किसी व्यक्ति पे चढ़ जाए तो क्या होगा, उस व्यक्ति की तो अचानक डेथ हो सकती है। लेकिन तो क्यों डेथ होगी, उनका वेग भी तो कम था ना, उसका वेग कम था। किसका वेग कम था, उस ट्रक का वेग, वेलोसिटी कम था लेकिन उसका द्रव्यमान ज्यादा था। वेलोसिटी कम था लेकिन उसका द्रव्यमान ज्यादा था। उसी प्रकार हम एक साइकिल ले लेते हैं। वो साइकिल को हम क्या करेंगे, उस साइकिल को हम गतिशील करवाएंगे 5 मीटर पर सेकंड से गतिशील करवाएंगे। अचानक वह किसी को धक्के मार दे या अचानक वह गिर जाए तो उसे क्या होगा, उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड वेग होता ही कितना है क्या। तो यहाँ पर हमने देखा उस रीजन में देखा, ट्रक के रीजन में वेग सेम था लेकिन उसको नुकसान हुआ, लेकिन साइकिल के रीजन में वेग तो सेम है लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या हुआ, उसके द्रव्यमान में चेंज था। ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा था और यहाँ साइकिल का द्रव्यमान बहुत कम था। तो यहाँ से हमने एक बात देखा कि यहाँ से देखा तो ये जो नियम लगता है, जिस लॉ के कारण ये सब घटनाएं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। जैसे देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग जो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, संवेग प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग को गुणा करेंगे आपस में तो क्या प्राप्त होगा, संवेग प्राप्त होगा। संवेग बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुना वेग बराबर होता है संवेग। अगर यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम m के मान को बढ़ा दें, m के मान को बढ़ाएंगे
तो संवेग का मान भी बढ़ जाएगा। अगर m के मान को बढ़ाएंगे तो संवेग का मान भी बढ़ेगा। अगर m के मान को घटा देंगे या थोड़ा कर देंगे लेकिन वेग के मान को बढ़ा देंगे, फिर भी संवेग का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, संवेग का मान ज्यादा होगा। ठीक है ना। इसमें से आप थोड़ा कर दिए m को, अगर इस कंडीशन थर्ड कंडीशन देखते हैं, अगर हम m के मान को 0 कर दें तो p का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं p इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है m इंटू v, m इज इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब है p इज इक्वल टू 0 इंटू v इज इक्वल टू क्या, 0। अगर p यानी संवेग में अगर संवेग में m और v में से किसी का मान अगर शून्य हो जाए तो वहां संवेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहां से आपको पता होना चाहिए ये जो संवेग है द्रव्यमान और वेग पे आधारित है, ये द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करता है। अगर द्रव्यमान और वेग में से किसी एक का वैल्यू भी शून्य हो जाए तो यहां से आपका संवेग भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो यहां से आपको बात समझ में आई होगी। यहां से जब मैंने m को थोड़ा किया और v को बढ़ा दिया तो भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर यहाँ हमने किसको थोड़ा किया, अगर v को थोड़ा कर दे या कम कर दे और m को बढ़ा दे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर p 0 नहीं होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब m या v 0 हो तभी p का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बात यहाँ तक जरूर समझ में आई होगी। अब आगे कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। अब जो हम देखने वाले हैं उस पे ध्यान देना है। क्या होता है हमारा पॉइंट्स, अगला देखेंगे। अगला जो पॉइंट्स है उस पे ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल फोर्स। किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब जो रेखीय संवेग में परिवर्तन का जो दर है, रेखीय संवेग में परिवर्तन का दर है लगाए गए बल के समानुपाती होता है। जो बाहर से बल लगता है उसके समानुपाती होता है। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हमारे हिंदी वर्ड पे, उस पे भी ध्यान दीजिएगा। वो आपके लिए, देखिए फिजिक्स में वर्ड को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। आप वर्ड को पकड़ना जान गए तो आपके लिए फिजिक्स बहुत इजी है। क्या हमने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या लीनियर मोमेंटम इस किसके सापेक्ष होगा, टाइम के सापेक्ष। वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसे हम वर्ड प्रॉब्लम में लिख सकते हैं क्या, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाहरी बल के समानुपाती होता है। बाहरी बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। बाहरी बल के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार हम ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको बात समझ में आई होगी कि जब बाहरी बल को बढ़ाएंगे तो रेखीय संवेग में परिवर्तन भी हो जाएगा। बाहरी बल में परिवर्तन करेंगे तो रेखीय संवेग में भी परिवर्तन होगा। अगर बाहरी बल को हम कांस्टेंट रखेंगे तो रेखीय संवेग में परिवर्तन भी नहीं होगा, जो है वही रहेगा। यानी यहां से बात एकदम क्लियर हो चुका होगा कि बाहरी यानी बल के मान को चेंज करेंगे तो रेखीय संवेग में परिवर्तन होगा। अगर बल के मान में चेंज नहीं करेंगे तो हमारा रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, जो परिवर्तन करेंगे वो फोर्स के अकॉर्डिंग होगा। यानी फोर्स के मान में जितना परिवर्तन करेंगे संवेग के मान में उतना ही परिवर्तन होगा। अगर फोर्स के मान में जितना हम कमी करेंगे संवेग के मान में उतना ही, लीनियर संवेग या लीनियर मोमेंटम के मान में उतनी ही कमी होगी। अगर मैं बता दूं एक और पॉइंट्स पे यहाँ पर ध्यान देना है, इसे मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लिखना होगा, वीडियो को पॉज करके लिख करिए, वीडियो को रोक करके पॉज करके लिख सकते हैं, उसका मतलब धक्का देना होता है। चलिए ध्यान दीजिए। अगला जो पॉइंट्स है यह हमारा हो गया पहला पॉइंट, ए मान लेते हैं इसे हम, ये हमारा अंतिम पॉइंट, इसको मैंने मान लिया कितना, बी।
यहाँ पर जो वेग है उस वेग को मैंने माना u, यहाँ पर जो वेग है उसको हमने माना क्या v। यहाँ पर एक वस्तु है जिसका मास कितना है m है, और यहाँ पर भी वह वस्तु जब आएगा तो उसका मास भी m ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक वस्तु है, वो वस्तु को धक्का दिया, u वेग से धक्का दिया। कितने वेग से धक्का दिया? u वेग से। जब u वेग से धक्का दिया तो उसका जो पहला संवेग था, पहला p1 और p2, देखिए दोनों ड्राइव करते हैं उसका जो पहला संवेग था, पहला संवेग बराबर सूत्र आपको पता होगा एम भी, यही ना, संवेग बराबर सूत्र होगा, पहला संवेग बराबर सूत्र आपको पता होगा एम भी। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान गुना वेग, या पहला वेग को हम लोग u से और दूसरा वेग को v से, तो पहला मोमेंटम हमारा हो जाएगा mu और दूसरा मोमेंटम हो जाएगा हमारा क्या mv। पहला मोमेंटम क्या हो जाएगा mu, पहला द्रव्यमान गुना पहला वेग, दूसरा द्रव्यमान गुना दूसरा वेग, या बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास और फाइनल वेलोसिटी इनटू मास, यानी हमारा p2 का वैल्यू होगा आपका m इंटू v। तो देखिए यहाँ से हम लोग कैसे यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं बल का, या कह सकते हैं यहाँ से आपको मिला होगा कि न्यूटन गति के प्रथम नियम से ही बल का, न्यूटन गति के द्वितीय नियम से ही बल का परिभाषा मिलता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जो फॉर्मूला आने वाला है वो आपका F बराबर m इंटू ए द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण आएगा तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो न्यूटन गति का द्वितीय नियम है या संवेग का जो नियम है उससे हम लोग बल के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। कैसे करते हैं आइए जानते हैं, बहुत आसान है। अब ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ देखिए हमारा जो एक्यूरेट यहाँ से बल का जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स को हम लोग देखते हैं, बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल बराबर सूत्र यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कहने का मतलब आपको पता होगा कि द्रव्यमान बराबर होता है सूत्र मास का जो वैल्यू होता है वो m से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ तो मास हो जाएगा और हमें त्वरण चाहिए ही चाहिए। तो त्वरण हमें जांच करने के लिए देखिए क्या बताए थे कि जब मोमेंटम में चेंज आएगा तो एक्सटर्नल फोर्स के समानुपाती होगा। तो देखिए पहला जो मोमेंटम है जब भी हम लोग घटाते हैं तो इनिशियल यानी फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, तो यहाँ से जो बल यहाँ से अप्लाई हुआ उस बल अप्लाई होने के कारण जो फाइनल वेलोसिटी है वो बल अप्लाई हुआ था ना, यहाँ से कोई वस्तु यहाँ तक गया था गतिशील, तो बल अप्लाई हुआ तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से हम लोग किसे घटाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे। और किसके सापेक्ष घटाते हैं, कैसे गमन किया था, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में गमन किया था। अब इसे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको m कॉमन नजर आ रहा होगा, m को हम लोग बाहर करेंगे और v माइनस u करेंगे और बटे में कितने कर देंगे, t कर देंगे। तो आपको यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिला होगा, जो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, F बराबर m इंटू, अब ध्यान दीजिएगा v माइनस u और बटे में t। ये आपको कुछ अलग तरीके का फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले को आप लोग पढ़े होंगे। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे में समय। तो आप इसे हटा करके m गुणे में a लगा सकते हो, m गुणे a, यानी F बराबर जो सूत्र आया आपका बल का आ गया। तो बल बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ से आप बल के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि न्यूटन गति के द्वितीय नियम में हमको बल का भी परिभाषा मिल जाता है, या संवेग के नियम से हम लोग बल का परिभाषा भी निकाल सकते हैं। तो बल बराबर सूत्र आपका यहाँ समझ में आया होगा, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ अलग पॉइंट्स को। तो अगला जो पॉइंट है हमारा उस पे ध्यान देना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा, अब यहाँ से हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। कौन सा मोशन पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। देखिए न्यूटन गति के तृतीय नियम में होता क्या है, न्यूटन गति का तृतीय नियम हमें यह बताता है कि किसी वस्तु से जितना हम बल से नीचे की ओर धक्का देते हैं वह वस्तु उतना ही बल से ऊपर की ओर आता है। कहने का मतलब है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना बल से किसी वस्तु को हम किसी जमीन पर पटकेंगे वो वस्तु उतना
ही वेग से हमारी तरफ वापस आएगा। तो यहाँ से यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हम जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यह समझ सकते हैं कि देखिए सबसे पहले देखिए न्यूटन गति के थर्ड लॉ में, न्यूटन गति के थर्ड लॉ में एक आपका जो हमारा रोज जो फोर्स अप्लाई होता है उस पर ध्यान देते हैं। जैसे हम लोग रोड पर चलते हैं तो पैर द्वारा एक बल अप्लाई होता है उस रोड के ऊपर, और रोड भी हम पे बल अप्लाई करता है। जितना हम बल लगाते हैं उस सड़क पे, वो सड़क भी हम पर उतना ही बल लगाता है, तभी हम अपने स्थान को परिवर्तन कर पाते हैं। यानी वो उस तरह का फोर्स नहीं कि एकदम धक्का दिए और हमारा सड़क जो पीछे की ओर चला गया, वैसा नहीं। एक फोर्स अप्लाई होता है जिस कारण से जब हम फोर्स लगा के सड़क को पीछे की ओर धक्का देते हैं, जब हम आगे की ओर चलते हैं तो घर्षण बल की सहायता से, यहाँ से आपको पता होगा कि घर्षण बल कहता क्या है कि जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो बल होता है वो पीछे की ओर लगता है। तो यहाँ से जब हम आगे की ओर चल रहे होते हैं तो हमारा पैर उस सड़क पर एक बल लगाता है, वह बल पीछे की ओर लगाता है। उसी प्रकार उसी समय एग्जैक्ट टाइम में हमारा जो पैर पर है वो सड़क भी बल लगाता है, जिस कारण हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार बहुत सारे हैं। जैसे में आपको और बता देते हैं कि जैसे देखिए गोली हुआ, जैसे हम लोग बंदूक से बंदूक है ना, बंदूक से हम गोली को प्रहार करते हैं। तो देखिए ध्यान से, जब गोली निकलता है बंदूक से तो जितना वेग से हम बंदूक से गोली बाहर की ओर जाता है उतना ही वेग से बंदूक हमें पीछे की ओर धक्का देता है। यानी जब देखिएगा फौजी को जब बड़े बड़े बंदूक का ट्रेनिंग दिया जाता है तो वो बंदूक इस कंधे पे रखकर चलाने का क्या दिया तरीका सिखाया जाता है कि जब गोली जितना वेग से उधर की ओर जाता है ना, वो बंदूक उतना ही वेग से इस कंधे को जर्क मारता है, यानी पीछे की ओर धक्का देता है। अगर यह जर्क नहीं मारेगा तो हमारा जो गोली जो निकला है वो गोली वहीं पर गिर जाएगा। ठीक है। अगर देखिए ध्यान से, अगर हम किसी गोली को हम इसी तरह फेंकते हैं या उस गोली से किसी को मारते हैं तो वो गोली से उसे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे हम किसी बंदूक से गोली को प्रहार करते हैं तो वह गोली पियर्स करके या छेद करके उसके शरीर में चला जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जहां से गोली निकला वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और जहां पर गोली जाके या शरीर में जाकर रुकने के बाद वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है। यानी यहां पर जो संवेग था कुछ और था, और जैसे वहां पर गया शरीर में किसी के अंदर इन किया है तो वहां पर उसका संवेग कुछ और होगा। इस प्रकार और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है। जैसे हमारा रॉकेट क्या कहता है, तो रॉकेट पे ध्यान दीजिएगा। रॉकेट कहता है, जैसे मान लेते हैं कि हम रॉकेट यहां पर ले लिए, जैसे अभी सबसे सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च हुआ था चंद्रयान, वहां पर ध्यान दीजिएगा। वो रॉकेट क्या कहता है, रॉकेट के रिगार्डिंग हम लोग कुछ बात जानेंगे। देखिए रॉकेट जितना यहाँ पर क्या रहता है गैस, यहाँ पर जो गैस जितना बल ये गैस नीचे की ओर लगाता है उतना ही वेग से रॉकेट ऊपर की ओर गमन करता है। जितना वेग से गैस नीचे की ओर बल लगाता है उतना ही वेग से रॉकेट ऊपर की ओर गमन करता है। कहने का मतलब है रॉकेट लॉन्च होने के 30 या 40 सेकंड पहले इग्निशन ऑफ इंजन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है गैस या जो फ्यूल है वो अपना जलना स्टार्ट करता है, और वह जो फ्यूल है वो नीचे की ओर बल लगाता है। जितना बल वह नीचे की ओर लगाता है उतने ही बल से यह रॉकेट जो है ऊपर की ओर गमन करता है। क्या करता है, गमन करता है। अगर वह नीचे की ओर बल लगाया, पहला द्रव्यमान के साथ पहला वेग जब बल लगाया, उसी तरह दूसरा द्रव्यमान के साथ जब उसको बढ़ा दिया गया यानी अपने स्थान से प्रक्षेपित किया गया तो उसका वेग में भी परिवर्तन हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। यानी m1 और v1 प्लस m2 v2 ये दोनों का जो वैल्यू होगा न्यूटन थर्ड लॉ के रिगार्डिंग वो 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब है जो पहला वेग था और जो अंतिम वेग था दोनों का जब योग करेंगे तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। यहां से जब फॉर्मूला डिराइव करिएगा तो m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 के बराबर होगा। m1 v1 माइनस m2 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 के बराबर होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जितना वेग
यानी जितना वेग यह पहले था उसके जस्ट अपोजिट उतना ही वेग से यह दूसरे तरफ है। कहने का मतलब है कि जितना वेग से किसी वस्तु को नीचे की ओर बल लगाया जाता है उतना ही वेग से वस्तु ऊपर की ओर गमन करता है। अब यहां से एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि माइनस क्या दर्शाता है। तो माइनस अगर बोलेगा कि न्यूटन गति के तृतीय नियम में माइनस वाला साइन क्या दर्शाता है, तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि माइनस वाला जो साइन रहता है वो विपरीत दिशा की दर्शाता है। यह अगर कहने का मतलब है अगर यह रॉकेट नीचे ऊपर की ओर जा रहा है तो यह माइनस वाला साइन यह दर्शा रहा है कि इसके द्वारा नीचे की ओर बल लगाया जा रहा है, तभी यह रॉकेट ऊपर की ओर गमन कर रहा है। अगर देखिए क्या कर सकते हैं, न्यूटन गति के थर्ड लॉ के रिगार्डिंग अगर हम देखते हैं क्रिकेट खेलते समय अगर क्रिकेट बॉल को कैच लेना है तो अगर हम यहाँ पर कैच लेते हैं तो उसका वेग कुछ ज्यादा होता है और कैच लेने में भी हमें परेशानी महसूस होती है। अगर हम यहाँ पर ना लेके थोड़ा हम हाथ को पीछे खींचेंगे तो उसके द्रव्यमान के मान में परिवर्तन होगा और द्रव्यमान के मान में परिवर्तन होने के साथ साथ वो क्या हो जाएगा, वेग के मान में भी कमी होगी और हम कैच को आसानी से ले लेंगे। तो यहां से क्या हुआ, जब द्रव्यमान के मान को हम कमी किए तो समय ज्यादा लगा और समय ज्यादा लगा तो हम कैच को आसानी से पकड़ लिए। उसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, अगर हमें लंबी छलांग लगानी हो तो हमें सबसे पहले हमारा द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान का हमारा बॉडी है उसके हिसाब से उस बॉडी में मोमेंटम क्रिएट करना होगा, संवेग क्रिएट करना होगा। तो संवेग क्रिएट जब तक नहीं करेंगे तब तक हम और दूर तक छलांग नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले एक लंबी छलांग लगाने के लिए हमें दूर से दौड़कर आना होगा और इतना मोमेंटम क्रिएट करना होगा हमारे शरीर के हिसाब। उसके बाद जब हम कूदेंगे तो हमारा जो शरीर है अधिक दूरी को तय करेगा। तो उस प्रकार हम लोग, यह सब न्यूटन सेकंड लॉ के रिगार्डिंग था। अब न्यूटन थर्ड लॉ में हम यही बात जानेंगे कि जितना वेग से किसी वस्तु को नीचे की ओर पटकते हैं उतना ही वेग से वस्तु ऊपर की ओर आता है। ठीक है, या बोल सकते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी यहीं पर काम करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपका जो ये फॉर्मूला है इसे आपको याद रखना है कि m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। जब इसे सॉल्व करिएगा तो पहला द्रव्यमान गुना पहला वेग बराबर माइनस अंतिम द्रव्यमान गुना अंतिम वेग। कहने का मतलब किसी वस्तु से जब मैंने बोली, जैसे एक बात और ध्यान देने वाली बात है, न्यूटन गति का तृतीय नियम जो है वो सीधी रेखा के कारण होता है। जैसे कहने का मतलब एक बात बताते हैं आपको, ये हमारा बंदूक है, ठीक है ना, ये बंदूक है, यहां से हम गोली को प्रहार किए तो यह गोली एक पॉइंट पे जाके एक एम पे जाके टकराएगा। अब ऐसा तो नहीं ना यहां से जो गोली निकला, यह जो गोली है इस पे जाके टकराएगा, तो ऐसा नहीं ना है कि इधर उधर घूमते घूमते यहां पर जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना वेग से आप पीछे की ओर लीनियर मोमेंटम यानी लीनियर रेखीय गति गमन करता है, रेखीय गति के सहायता से जितना वेग से किसी वस्तु को पीछे की ओर बंदूक को धक्का दे रहा है ना, उतना ही वेग से यह गोली आगे की ओर रेखीय संवेग की सहायता से इस पॉइंट पे जाके टकराएगा। तो जब भी न्यूटन गति का थर्ड लॉ में एक बात और याद रखना है कि गोली जब सीधी रेखा में ही गमन करेगा, वह से एक लक्ष्य को जाकर टकराएगा तो लीनियर मोमेंटम के कारण ही टकराएगा। यह नहीं कि आपका लीनियर मोमेंटम हमेशा काम करेगा, यह नहीं कि यहाँ पर है तो यह घूमते घूमते इस लक्ष्य को टकराएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस यह लीनियर मोमेंटम के सहायता से ही काम करेगा। तो यहाँ से आपको न्यूटन थर्ड लॉ भी समझ में आ गया होगा। न्यूटन थर्ड लॉ में कुछ हार्ड नहीं है, कुछ ज्यादा बचा हुआ नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ में बस यही याद रखना है कि पहला द्रव्यमान गुना पहला वेग प्लस दूसरा द्रव्यमान गुना दूसरा वेग किसी वस्तु का जो बराबर होता है कितने के, 0 के बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करिएगा तो पहला द्रव्यमान गुना पहला वेग बराबर माइनस अंतिम द्रव्यमान या दूसरा द्रव्यमान गुना दूसरा वेग। यहां से माइनस वाला साइन जो दर्शाता है अपोजिट डायरेक्शन को दर्शाता है। अगर जो पहला वस्तु है जो ऊपर की ओर गमन कर रहा है तो माइनस वाला साइन दर्शा रहा है उसका जो वेग है वो नीचे की ओर लग रहा है, यानी उसका जो बल है वो नीचे की ओर लग रहा है, उसका संवेग नीचे की ओर लग रहा है। यानी जितने संवेग से कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है उतना ही संवेग वो नीचे की ओर लगा रहा है, तभी कोई वस्तु ऊपर की ओर गमन कर रहा है। तो यहाँ तक हमारा जो खत्म हुआ वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन खत्म हुआ। इसमें आपको जो जानकारी वाली बात थी वो ये था, इसमें से आपका
आपका एनटीपीसी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म ही आएगा। ग्रुप डी में तो कंफर्म आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप फिक्स कर लीजिए कि आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो यहाँ इस वीडियो को आप बिना स्किप के जरूर देखें और आपको दोस्तों के भी साथ शेयर करें, ठीक है ना। इसके पहले जब मैंने वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में बहुत सारा प्यार मिला हमें, तो प्लीज इस वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिए, अगला वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहिए।